अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द स्क्रीन। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही अहम होने जा रहा है। आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सीरीज आप कह सकते हैं। हम जब भी स्टॉक्स खरीदते हैं, सपोज करें हम 5 कंपनीज के, 10 कंपनीज के, 20 कंपनीज के या 40 या 60 मुख्तलिफ कंपनीज के स्टॉक खरीदते हैं। इसमें हम फर्ज करें 10 सेक्टर लेते हैं। स्टॉक मार्केट के अंदर 20 से 25 के करीब डिफरेंट सेक्टर्स हैं। हमारा फार्मूला ये है कि हम 10 सेक्टर चूज करते हैं और हर सेक्टर में से 2 या मैक्सिमम 3 कंपनीज हम चूज करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये जो आप 60 डिफरेंट कंपनीज का एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करते हैं, इसका पोर्टफोलियो आप किस तरह से मैनेज करते हैं और इसमें कौन से 2 किस्म के रिस्क इन्वॉल्व होते हैं और पोर्टफोलियो बनाते हुए कौन से 4 मुख्तलिफ किस्मों के फैक्टर्स को हम मद्देनजर रखते हैं और उस हिसाब से हम नंबर ऑफ कंपनीज जो है वो सिलेक्ट करते हैं। तो ये एक सवाल है, व्हाट इज द आइडियल नंबर ऑफ स्टॉक्स टू हैव इन अ पोर्टफोलियो। जब आप पोर्टफोलियो बनाते हैं तो उसमें आइडियल नंबर कितने होने चाहिए, कितनी कंपनीज होनी चाहिए। शेयर्स की बात नहीं हो रही, बात हो रही है कि उसमें कंपनीज कितनी होनी चाहिए। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंट फैक्टर्स जो नंबर ऑफ कंपनीज को डिसाइड करते हैं। अब यहाँ पर जो है ये लेक्चर जितने भी हमारे ग्रुप मेंबर्स हैं सबके साथ पीडीएफ लेक्चर शेयर कर दिया जाएगा। आप इसे पढ़ सकते हैं। हो सकता है स्क्रीन पर आपको इतना अच्छा नजर ना आ रहा हो। एनीवे, इसमें आप ये देख सकते हैं कि while it might seem that many sources have an opinion, right number of stocks to own a portfolio। हर बंदे की डिफरेंट ओपिनियन हो सकती है कि नंबर ऑफ स्टॉक कितने होने चाहिए किसी पोर्टफोलियो के अंदर, और इसका क्वेश्चन का आंसर कोई भी सही तरह से नहीं दे पाता। वजह इसकी क्या होती है कि करेक्ट नंबर ऑफ स्टॉक्स टू होल्ड इन योर पोर्टफोलियो डिपेंड्स, बहुत सी चीजों पर डिपेंड करता है। सेवरल फैक्टर्स जिसके आ जाते हैं, जिसमें सबसे पहला फैक्टर तो आप ये देख लें कि आप जिस कंट्री में रह रहे हैं, जहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो कंट्री कौन सा है और आप कहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। दूसरा फैक्टर ये आ जाता है मार्केट कंडीशंस क्या है, और मार्केट कंडीशन के बाद इन्वेस्टमेंट टाइम होरिजन से मुराद आ जाता है कि आप कितनी देर के लिए स्टॉक को होल्ड करना चाह रहे हैं। और इसके बाद जो फैक्टर्स आ जाते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल कितना है या आपकी कैपेसिटी कितनी है, आपके पास कैपिटल कितना है। ये आपका जो इंडिविजुअल फैक्टर होता है। कंट्री ऑफ रेजिडेंस के बाद मार्केट कंडीशंस है, होल्डिंग टाइम पीरियड है, और आपका जो आ जाता है पर्सनल, आपका पास कैपिटल कितना है, आपकी कैपेसिटी क्या है। ये सारी चीजों को हम कंसिडर करते हुए देखते हैं। अब आप इसमें देखते हैं कि डिफरेंट जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे कि अमेरिका के अंदर मोस्टली 20 से 30 स्टॉक्स जो है कोई इन्वेस्टर होल्ड करता है। लेकिन हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर अगर हम करते हैं तो हमने एक इस तरह से सिस्टम बनाया कि हम 10 सेक्टर चूज करते हैं। उन 10 सेक्टर में हम 20, मिनिमम 20 और मैक्सिमम 60, यानी 20 से लेकर 30 और फिर 40 और फिर 50 और फिर 60। वजह क्या है कि आपके कैपिटल पर डिपेंड करता है। हर बंदे की कैपेसिटी डिफरेंट होती है। कुछ लोग जो है इसमें 20% जो है वो कर सकते हैं, कुछ 50%, और कुछ इस हिसाब से ज्यादा जो है वो कैपिटल इन्वेस्ट कर सकते हैं जो उनका टोटल बजट होता है या टोटल वेल्थ होती है। तो आप ये कह लें कि हमारा जो ओवरऑल होता है, हम 10 सेक्टर लेते हैं और 20 से लेकर 60 डिफरेंट कंपनीज जो है सिलेक्ट की जाती हैं।
इसके बाद आप ये देख लें कि मैंने बताया दो तरह का जो है वो मार्केट के अंदर रिस्क होता है। एक तो ये है कि जो सिस्टमैटिक रिस्क होता है और दूसरा होता है आप इसका अनसिस्टमैटिक रिस्क कह सकते हैं। सिस्टमैटिक रिस्क और अनसिस्टमैटिक रिस्क में क्या फ़र्क है? ये 2 चीज़ें आपको समझनी है। उससे पहले आपको ये समझना है कि इन्वेस्टमेंट व्हीकल क्या होती है। इन्वेस्टमेंट व्हीकल आप ये कह सकते हैं, फ़र्ज़ करें कि आप एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं, तो आपको मुख्तलिफ़ व्हीकल्स की ज़रूरत पड़ती है, गाड़ियों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे एक टाइप है व्हीकल की कार, दूसरी टाइप है व्हीकल की बस और तीसरी टाइप जो है ट्रेन हो सकती है, चौथी इसी तरह से एरोप्लेन हो सकता है और इसी तरह से आपकी ज़रूरियात के हिसाब से ट्रक भी हो सकता है जब आपने सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना हो, ट्रैक्टर हो सकता है, मोटरसाइकिल हो सकती है, रिक्शा हो सकता है या फिर पहाड़ी इलाके में अगर आपने ट्रैवल करना है तो जानवर यानी जैसे हॉर्सेस, घोड़े वगैरह ये भी हो सकते हैं। तो इसी तरह से आपके पर्पज़ के हिसाब से जो आपका मकसद होता है, उसी हिसाब से डिफरेंट व्हीकल अपना-अपना रोल प्ले करती हैं। जैसे गाड़ी का अपना एक किरदार है, उसका अपना एक रोल है, जहाज़ का अपना एक रोल है कि उसने आपको बाय एयर लेके जाना है, ट्रेन का अपना एक रोल होता है, बस का अपना एक रोल होता है, तो हर व्हीकल का अपना एक ख़ुसूसी मकसद होता है और उसी हिसाब से उसके ऊपर जो आपकी इन्वेस्टमेंट खर्च होती है, वो भी उस हिसाब से होती है। तो इसी तरह से इन्वेस्टर्स जो होते हैं, वो भी इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स इनको कहते हैं। मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट की जो अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं, जैसे कि स्टॉक्स हो जाते हैं, फॉरेक्स आ जाता है, प्रॉपर्टी आ जाता है, गोल्ड आ जाता है, इसी तरह से डिफरेंट इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स आ जाते हैं। इसके बाद आप ये देख रहे होते हैं कि इन्वेस्टमेंट व्हीकल की अगर आप डेफिनेशन की बात करें तो आप ये कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट व्हीकल इज अ प्रोडक्ट यूज्ड बाय इन्वेस्टर टू गेन पॉजिटिव रिटर्न्स। कोई भी व्हीकल जो इन्वेस्टर्स जो है यूज करते हैं पॉजिटिव गेन या पॉजिटिव रिजल्ट रिटर्न्स के लिए या प्रॉफिट के लिए, इसको इन्वेस्टमेंट व्हीकल कहा जा सकता है। मैंने आपको मिसालें दी कि हर पर्पस के लिए डिफरेंट इन्वेस्टमेंट व्हीकल हो सकती है। इसके साथ मैंने आपको बताया कि दो तरह का रिस्क है, एक तो सिस्टमैटिक रिस्क है और दूसरा अनसिस्टमैटिक रिस्क है। सिस्टमैटिक रिस्क होता है जो कंट्री की इकोनॉमी के साथ लिंक हो या रिसेशन के साथ लिंक हो और मार्केट रिस्क भी इसको कहा जा सकता है, क्योंकि इसको डाइवर्सिफाई करके आप मैनेज नहीं कर सकते। तो आप ये कह सकते हैं कि इन्वेस्टर्स आर अनएबल टू डाइवर्सिफाई अवे सिस्टमैटिक रिस्क सच एज रिस्क ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन। ठीक हो गया। या स्टॉक मार्केट अगर पूरी की पूरी बैठ जाती है तो उसमें क्या होता है कि जो एक सर्टेन रिस्क होता है वो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसी तरह से अगर आप बात करते हैं अनसिस्टमैटिक रिस्क की, जैसा कि हमने ऊपर देखा, तो अनसिस्टमैटिक रिस्क जो होता है ये किसी भी कंपनी या सेक्टर के साथ लिंक होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि सिस्टमैटिक रिस्क तो डाइवर्सिफाई हो सकता है, लेकिन अनसिस्टमैटिक रिस्क को हम सपोज करें कि सिस्टमैटिक रिस्क जो है उसको डाइवर्सिफाई नहीं किया जा सकता, अनसिस्टमैटिक रिस्क को डाइवर्सिफाई किया जा सकता है। तो हमारा मकसद क्या होता है, क्योंकि स्पेसिफिकली एक कंपनी या सेक्टर के साथ जुड़ा हुआ होता है अनसिस्टमैटिक रिस्क, तो इसलिए हम 20 कंपनीज, 30 कंपनीज या 40 कंपनीज सेलेक्ट करते हैं। तो वजह ये आती है कि एक ही सेक्टर की ज्यादा कंपनीज नहीं ली जाती, बल्कि हम पहला काम ये करते हैं कि 10 सेक्टर लेते हैं। तो 10 सेक्टर के अंदर कम से कम 20 कंपनीज ली जाती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 60 कंपनीज ली जाती हैं। तो इस तरह से हम सेक्टर्स और इंडस्ट्रीज में पोर्टफोलियो को डिवाइड करते हैं और उनका जो कोरिलेशन होता है उसको भी कम से कम रखा जाता है,
क्योंकि कोरिलेशन जितना ज्यादा होगा किसी पोर्टफोलियो में उतना वो यूजलेस हो जाता है। तो ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम एक पूरे का पूरा जो अपना डिजाइन करते हैं पोर्टफोलियो और उसको आगे लेके चलते हैं। ठीक है, अब इसमें ये होता है कि कुछ इन्वेस्टर्स जो है, हर बंदे की अपनी एक स्ट्रैटेजी होती है। कुछ इन्वेस्टर्स कहते हैं कि आप 20 स्टॉक्स रखें, कुछ कहते हैं 40 रखें, कुछ कहते हैं 100 रखें, कुछ कहते हैं 60 रखें। तो ये जो नंबर ऑफ स्टॉक्स है, इस पे कोई भी इन्वेस्टर, एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर के साथ, या इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। ये आप खुद से अपने मुल्क, अपने हालात और पर्सनल कंडीशंस जो होती हैं, मार्केट कंडीशंस के हिसाब से फाइनलाइज करते हैं। तो पाकिस्तान में हमने इसका जो ओवरऑल सॉल्यूशन निकाला, हमने कहा कि 10 सेक्टर हम लेंगे, और वो कौन से 10 सेक्टर हैं ये हम ग्रुप में आपको वो सारा बताते हैं। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस देखी हैं तो आप समझ चुके होंगे। 10 सेक्टर चूज करते हैं और 10 सेक्टर में से फिर आगे हाई रिस्क, लो रिस्क और मीडियम रिस्क की 3 कंपनीज चूज की जाती हैं हर सेक्टर में। और फिर इस तरह से 10 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मिनिमम 30 हो जाती हैं। और इसी तरह से फिर अगर हम थोड़ी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो हम 60 कंपनी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 20 और ज्यादा से ज्यादा 60 कंपनीज के अंदर ही हमारा पोर्टफोलियो मैनेज होता है। तो आज की इस वीडियो में हमने ये सीखा कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं आपके जिसपे आप नंबर ऑफ कंपनीज को चूज करते हैं, आपका मुल्क है, मार्केट कंडीशंस है, और उसके साथ साथ कितने सालों के लिए आपने होल्ड करना है, और साथ साथ आपकी पर्सनल कैपेसिटी क्या है, आपके पास कितना बजट है, कितना पैसा है, ये चीज। और इसके साथ ही हमने देखा कि 2 तरह का रिस्क होता है। एक होता है सिस्टमैटिक रिस्क, जो रिसेशन या इकोनॉमी से जुड़ा हुआ होता है और जिसको हम डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते। एक होता है अनसिस्टमैटिक रिस्क, जो कंपनी या सेक्टर के साथ जुड़ा हुआ होता है और इसको हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। तो सिस्टमैटिक रिस्क और अनसिस्टमैटिक रिस्क में आपको फर्क का पता होना चाहिए। और इसके बाद आ जाता है इन्वेस्टमेंट व्हीकल क्या होता है, कि आपने डिफरेंट जो सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की होती है। मसलन आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्टॉक्स में करते हैं, गोल्ड में करते हैं, फॉरेक्स में करते हैं, और इसी तरह से आप डिफरेंट जो है सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टर जो होता है वो इस हिसाब से लेके चलता है। और फिर इन्वेस्टमेंट व्हीकल ये भी हो सकता है कि कंपनीज भी मुख्तलिफ किस्म की होती हैं, हाई रिस्क, लो रिस्क और मीडियम रिस्क। तो उस हिसाब से स्टॉक्स भी आप जो है डिफरेंट चूज कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप अपना पोर्टफोलियो किस तरह से मैनेज कर रहे हैं। एक इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो दूसरे इन्वेस्टर के साथ 100% सिमिलर नहीं होता, क्योंकि हर इन्वेस्टर की कुछ अपनी प्रायोरिटीज होती हैं और इसके साथ साथ उसकी अपनी पर्सनल जो है कैपेसिटी होती है रिस्क को बियर करने की। तो वो इस हिसाब से अपना पोर्टफोलियो डिजाइन करता है। तो उम्मीद है कि आज के इस लेक्चर से आपको कुछ सीखने का मौका मिला होगा। ये हमारा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सीरीज का पहला लेक्चर था, और इसमें हमने डिस्कस किया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कितने स्टॉक्स को होल्ड कर सकते हैं और कम से कम कितने होल्ड करने चाहिए, और अपने पोर्टफोलियो को बेहतर किस तरह से मैनेज करना चाहिए। उम्मीद है कि आज के इस लेक्चर से आपको कुछ सीखने का मौका मिला होगा। अगर आप मज़ीद सीखना चाहते हैं तो आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी ग्रुप में हैं तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और 5 कमेंट ज़रूर आप नीचे लिखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें। बहुत शुक्रिया।